पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने ये कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो 11 जमातों का अपोजिशन का इत्तेहाद है वो अमली तौर पर अब खत्म हो चुका है। वजीर आजम ने जब अपनी पार्टी को ये बात बताई तो इसमें कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है इस पे आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद की तरफ आए और उस वक्त जो उन्होंने डिमांड की थी, और उस वक्त भी हमने देखा कि अपोजिशन के काफी सारे लीडरान उनके साथ कंटेनर पे गए, 2019 की बात है, और कहा कि जी इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और फिर पता नहीं बीच में क्या हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी मुलाकातें हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, कुछ और खुफिया मुलाकातें हुई और उसके बाद धरना उठ के चला गया वहां से। अब उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो कहा था कि हमने ऐसा कुछ किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फेस सेविंग मिल जाए और इज्जत भी रह जाए और कुछ ना कुछ यकीनन मिलेगा। वो क्या चीज मिली? अब इस हवाले से काफी लंबी फहरिस्त है हमारे पास कि किसको इस धरने के बाद क्या कुछ मिला, और वो प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे कि नून लीग को क्या मिला इस धरने के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था, पीपल्स पार्टी को क्या मिला और खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस धरने के बाद क्या मिला। दूसरा एक और अहम मौजू जिस पर वजीर आजम ने अपनी पार्लिमानी पार्टी से आज बात की वो था ब्रॉडशीट, और ब्रॉडशीट के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होंगी और उसमें 2 केसेस का उन्होंने जिक्र किया, और दोनों ऐसे केसेस हैं जो कि बंद भी हो चुके। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद किया जिसको कि हुदैबिया पेपर मिल केस कहते हैं, और दूसरा सरे मेंशन का केस है जो कि लंदन की अदालत में जाके हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जी ये केस हम बंद करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत इन 2 केसेस को कैसे खोल सकती है? और वजीर आजम ने जो आज बात की अपनी पार्लिमानी पार्टी से, जो कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब की सरबराही में बना है, जिसकी काबीना ने मंजूरी दी और बाकी मेंबरान वो कोऑप्ट कर सकते हैं, और जो TOR जिसके अभी सामने आना बाकी हैं, एक इंतहाई रेप्यूटेबल कैरियर है जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहैसियत जज। बहुत अहम फैसले भी उन्होंने किए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शायद उनसे नाला है क्योंकि जो पानामा केस चला था उसके ऑनरेबल मेंबर भी थे इस बेंच के, 5 मेंबर बेंच के, जिसमें कि अभी भी जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो जब जस्टिस शेख अजमत सईद साहब के हवाले से कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नून लीग लगा रही है तो कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं कर रही उन जज साहिबान की भी जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और उसी बेंच का हिस्सा है। मौज़ूआत पर नाज़रीन बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं लतीफ़े और मुलाकातों का तो आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन प्रोग्राम का आगाज कुछ करते हैं ब्रॉडशीट के मामले पे। आज मरियम नवाज साहिबा ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब, एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच जो पनामा का हिस्सा थे, उनके खिलाफ काफी लंबी चार्जशीट जारी की है। क्या नून लीग को यह इदराक है? और बतौर तर्जुमान मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप उनके भी तर्जुमान हैं कि उसमें से 5 मेंबर बेंच के कुछ मौजूद जज साहिबान तो अभी भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में तो नहीं जा रहे जब आप इसको एज ए कॉन्स्पिरेसी अलेज कर रहे हैं कि आपने अपने वकला से इस हवाले से कुछ कंसल्ट किया था? आपके नॉलेज से ये स्टेटमेंट मरियम बीबी ने दी है या आपके इल्म में नहीं था, आप कराची में थे और वो स्टेटमेंट लाहौर से आ गई? नहीं जी, मैं उनके स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अरशद, अगर आप इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान होना चाहिए किसी भी कमीशन के सरबराह पर या कमीशन के मेंबरान पर। मतलब बाहर की एग्जांपल इमरान खान देते हैं, आपको पता है अमेरिका में ज्यूरी जो सिलेक्ट होती है वो ज्यूरी आम लोगों की होती है, लेकिन अगर किसी को कंसर्न होता है और वो पॉइंट आउट करता है कोई कंसर्न तो उसको वो खुद ब खुद निकल जाते हैं ज्यूरी का मेंबर। अब यहां हमने बौछाड़ कर दी है, हमें सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात है पनामा के हवाले से, सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात है, और हम इस डर या खौफ की वजह से कि कंटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब हमारे लिए अजमत सईद साहब जो थे, बाय द वे मैं ये भी बता दूं अजमत सईद मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं और बहुत अजीज दोस्त भी रहे हैं
वैसे जुबैर साहब, लेकिन हमें पाकिस्तान में शदीद हर इख्तिलाफ है। इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो आपकी या तो दोस्त होती है या फैमिली फ्रेंड होती है या क्लास फेलो निकल आती है, और आपके राब्ते कहां कहां फैले हुए हैं। एक दफा सारी लिस्ट बता दें हमें। अच्छा, अब बावजूद इसके कि मैं आपको बताऊं कि वो एक जमाने में जजेस कॉलोनी में रहते थे जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और मैं मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहता था, और हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत भी थी। लेकिन जिस दिन से पनामा शुरू हुआ तो हमने और उन्होंने उस दिन के बाद जब तक फैसला आ नहीं गया था हमने कभी बात भी नहीं की, बिकॉज सेंसिटिविटी समझते हुए। फैसले ये के होता है बाद conflict बातचीत of हुई? interest अवॉइड करने का तरीका। तो लेकिन यहां अगर अजमत सईद साहब को खुद ही विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि वो ही इज क्रेडिटेड विद व्हाट्सएप कॉल्स जो जेआईटी बनी थी उसमें। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तीसरी बात यह है कि वो ये तमाम तहकीकात का जो महवर है वो नैब है, और वो नैब उस जमाने में नैब में शामिल थे जब मुशर्रफ का दौर था। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल गवर्नमेंट जिसने एक तख्ता उल्टा था एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और उसके वो उस दौरान कोई भी शामिल होगा उस तरह से, तो हमें जैद हामिद साहब भी उधर उनके लॉ मिनिस्टर थे, आपने भी उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाए रखा, और इस तरह की तो लंबी फहरिस्त है जो सिलसिला मुशर्रफ भी है, नहीं, वो आपकी लेकिन अपनी जमात दाढ़ी में भी तो नहीं कंटिन्यू पकड़ाने के किया, लिए दिया था पीटीआई ना। में भी कंटिन्यू किया। नहीं, लेकिन देखे ना उसके बाद फिर पनामा का केस आया। पनामा के केस में अगर वो कोई इंडिपेंडेंस शो करते, पनामा से शुरू होकर अकामा पर आपने यानी कि बरी कर फैसला देते सुना आपको। दिया। नहीं, मुझे बरी करते। और दूसरी बात यह है कि देखें उनकी ऑब्जर्वेशंस जब वो बेंच पे बैठे थे, फिर वो रिक्यूटिक का जो फैसला था, इफ्तिखार चौधरी जिसके सरबराह थे, जिससे पाकिस्तान की जगहसाई हुई है, $5.8 बिलियन का पाकिस्तान को अब पेनल्टीज है, जिसकी वजह से रूजवेल्ट होटल, स्काई होटल पेरिस इस वक्त अटैच हो चुके हैं। तो कोई ये कहते हैं इतना स्टेलर परफॉर्मेंस। मेरा तो ख्याल है अगर आप केस बाय केस देखें, मुझे तो बहुत शदीद इख्तिलाफ है। चलेगा, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब, हम कोशिश करेंगे कि किसी न, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो चुके हैं और प्रोग्राम में शिरकत की दावत देंगे, क्योंकि हम मेरी जाती राय तो है कि बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। जुबैर साहब उसे डिस्प्यूट कर रहे हैं, और उन्होंने बताया भी है कि क्लास फेलो रहे हैं तो उनका ज्यादा हक बनता है डिस्प्यूट करने का। सरदार नबील गबोल साहब, आपको तो एतराज नहीं है जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब पे या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अक्सर अदलिया की इज्जत करती आई है, तो वो ट्रेडिशन कंटिन्यू करेगी? आप भी कोई खतरा महसूस कर रहे हैं ब्रॉडशीट कमीशन से? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बात जुबैर साहब ने बताई है जस्टिस अजमत सईद के हवाले से, अब वो उनको हम पीडीएम में साथ चल रहे हैं। अगर एक जमात रखती है डिफरेंस रखती है ऑफ ओपिनियन कि उनको नहीं होना चाहिए, तो हम ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं इस मामले में। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो ये समझते हैं कि जो फैसला आया था वो फैसला ज़ाहिर इनके हक में नहीं आया था, और हम समझते हैं कि जो लेकिन उसमें तो जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए थे कौमी असेंबली में, पहले 7 सवालात खुर्शीद शाह साहब ने, फिर सेनेटर एतजाज एहसन साहब ने 70 सवालात पीपल्स पार्टी ने दिए थे। पीपल्स पार्टी ने जितना केस बनाया, तहकीकात की, ये वही केस है। रहमान मलिक साहब ने तहकीकात करके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को पेश किया था, ये वही केस था। ये बहुत पुराना केस। देखें, केसेस पे चलते हैं। अब बात अब जस्टिस अजमत सईद की कर रहे हैं ना, हम उस पर बात कर रहे हैं और पनामा केस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि किसी भी वजीर आजम जो इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड को इस तरह घर भेजना, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पनामा केस हो, चाहे वो अकामा पे गया हो, इस तरह किसी इलेक्टेड को घर नहीं भेजना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड को। तो जो इनको अगर साहिबान पे भी तो इस तरह इल्जाम नहीं लगने चाहिए। इल्जाम हम नहीं लगा रहे। वो देखो, ये जो अभी मौजूदा कमीशन बना है उसमें भी ये समझते हैं कि वही कुछ होने वाला है जो पनामा में होने वाला है। कौन समझ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून वाले डरे हुए नहीं, वो समझते हैं ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले डसे हुए हो ना। अगर डसे नहीं तो क्या होगा? तो डसे हुए तो वो यही समझेंगे ना। अब मैं आता हूँ, जाहिर है आपने जो ब्रॉडशीट का मामला उठाया पहले, तो मैं समझता हूँ अजमत सईद पे काफी मैं बोल चुका हूँ। हम टो कर रहे हैं, जो बात इन्होंने की है हम उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं,
लेकिन हमारी भी डिफरेंस ऑफ आप ओपिनियन लोग काफी बहुत चीजों में अक्लमंद है। सियासतदान हैं और आपके पास साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, जिनके बारे में कहा था उन्होंने सियासत में पीएचडी की हुई है, उनसे सीखना चाहिए। वो मैं आता हूं थोड़ा अभी कि आप नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी कर क्या रही है। वो आप आए हो, मैं आपको बताऊंगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और सच सच बताएंगे। सच बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपने दफा में सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी आपने इंट्रो में भी अपना कहा था, हमारे ऊपर अब ये थोप रहे हैं पुराना एक 2008 का जिसको फाइल क्लोज जिसको कहते हैं, सरे महल वाली बात जो आपने, वो तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को कहा है कि सरे मेंशन वाला केस भी खुलेगा। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मीटिंग में बातें क्या होती है यार, लाफिंग स्टॉक बना दिया अपने आप को। ये कैबिनेट की मीटिंग है कि जहां पर पता कर प्राइम मिनिस्टर कहता है पता करो कशमाला तारिक को 14 करोड़ रुपए किसने भेजे, पता करो ख्वाजा आसिफ के 12 करोड़ कैसे भेजे। ये मतलब बातें हो रही है कि इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखे या नहीं रखे, F9 पार्क को गिरवी रखे नहीं रखे, ये कैबिनेट के अंदर ये बातें हो रही है। तो ये कोई मुल्क यार मुझे बताओ, आप मुल्क के असासा आप गिरवी पर प्राइम मिनिस्टर हाउस को रखो ना, तो ये भी बात आप हुई गिरवी थी। रखो, गवर्नर हाउस को रखो। उसमें आपने कहा था वजह... गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ेंगे, आपने नहीं तोड़ा। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर के हाउस को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नहीं किया आपने। तो आप ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस नहीं करो, आप ये डिस्कस करो कि ये महंगाई है, इसको नीचे कैसे लेकर आए। ये डिस्कस करो कि आवाम को रोजगार कैसे दें जो भूखी मर रही है। आपने कहा 70,000 लोगों को नौकरियों से निकालेंगे, 117 इदारे हम बंद कर देंगे। ये डिस्कशन हो रही है, तो आप मुल्क के फायदे में क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी सी इजाजत दें विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा जी पीएम हाउस को क्यों नहीं गिरवी रख दिया या गवर्नर हाउस को। कल जो वहां पे बातचीत हुई और काबीना में बातचीत हुई कि जनाब आप F9 पार्क तो आवाम का एक पार्क है, इसको क्यों आप गिरवी रख रहे हैं, उसकी जगह पीएम हाउस को रख दें या प्रेसिडेंट हाउस को रख दें। ये भी बातचीत हुई। फिर बताया गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है, ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि कल को जिसको कर्जा दिया हुआ है वो आ जाए और कहे जी वजीर आजम साहब निकले। आपको पता है कितना कर्जा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल में? वो जुबैर साहब के पास भी फिगर्स हैं, उस पे बात हम सेपरेट कर लेंगे। फिर इस्लामाबाद क्लब रखा इसलिए गया कि वहां पे पाकिस्तान की अशराफिया, जिसमें मोहम्मद जुबैर साहब शामिल हैं, इनके बहुत से दोस्त शामिल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मालदार और बड़े सहाफी हैं, वो उसके मेंबर हैं। मैं मेंबर नहीं हूं, बहरहाल मैं भी बिल्कुल छोटा सा सहाफी हूं। वो तमाम अशराफिया है और अगर उसको गिरवी रखा जाएगा जो सोचती वजीर आज़म की, तो इन सबको एहसास होगा कि जनाब वहां पे अवाम का पैसा हमने इस तरह नहीं करना, कल को ये क्लब जा सकता है। तो ये तो अच्छी सोच हुई ना। अच्छी सोच हुई, लेकिन आपने फिर 22 करोड़ आवाम को भी तो गिरवी रखा हुआ है। आप 3,500 के आप जो है मकरूज हैं, आप और हम जितनी भी आवाम है, हम 3,500 फी पर्सन मकरूज है और हम समझते हैं हमें भी गिरवी रखा हुआ है। F9 पार्क, इस्लामाबाद क्लब, पिम्स हॉस्पिटल और पता नहीं कौन कौन से। जुबैर साहब की हुकूमत में शुरू हुआ था मोटरवे, एयरपोर्ट्स वगैरह गिरवी रखने का। तो सरे मेंशन पे आप कह रहे हैं कि देखिए मेरे पास ये लेटर पड़ा हुआ है, आप चला भी दें उसमें अपने। इस लेटर में जो एडवर्ड एंजल पार्मर का है और ये अपना रॉकवुड स्टेट सेटलमेंट का सेटलमेंट 2008 में 20 मार्च को हो गया था फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि इस केस को जो है, इसमें पढ़ के सुना थोड़ा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अग्रीज नॉट टू परस्यू एनी क्लेम इन द लिक्विडेशन ऑफ द मैक्स कंपनीज एंड विल राइट टू द लिक्विडेटर ऑफ द मैक्स कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द अफेक्ट। यानी फाइल क्लोज कर दिया, हमारी कोई क्लेम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है खत्म, हमारी कोई क्लेम नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में राइटिंग दिया, ये है, ये आप दिखा दें अपने। आज मेरा पहला सफा दिखाएं, इसमें क्लेमेंट्स कौन कौन है, जरा बड़ी करें स्क्रीन। डिफेंडेंट आसिफ अली जरदारी, रोमिना प्रॉपर्टीज, विंगफोर्ड फॉर्म लिमिटेड, पार्सोनेज फॉर्म, और क्लेमेंट था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और क्लेमेंट ने ये डिफेंडेंट को दे दिया कि हम इस पे कोई क्लेम नहीं करेंगे, कोई क्लेम नहीं करेंगे। और डिफेंडेंट नंबर 1 आसिफ जरदारी के पास ये सरे मेंशन चला गया, लिखा हुआ है ना। 2008 में 20 मार्च में किसकी गवर्नमेंट, मुझे बताएं कौन था? यानी कि आप ये कबूल कर रहे हैं हेड ऑफ अफेयर्स कौन था जब एक केस क्लोज हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल केस क्लोज हो गया, नहीं खुल सकता। और अगर ये खुलेगा तो ब्रॉडशीट की तरह हो सकता है पेनल्टी पड़ जाए। और वो पेनल्टी किससे पड़ेगा? वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स पेयर जो है उनके उसके ऊपर खर्चा। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल ये कि आप क्या ये आज कबूल कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने ये सरे मेंशन लिया, उसके पैसे लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने बताया और इसमें क्लेमेंट नंबर, डिफेंडेंट नंबर 1 तो आसिफ जरदारी साहब। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लिखा है कि हमें हमारी कोई क्लेम नहीं है सरे पैसा इसका किसने लिया फिर? अब ये पैसा आप ढूंढे ना। प्राइम मिनिस्टर ने आज काबीना में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, कशमाला तारिक का 12 करोड़ ढूंढ लिया, फिर ये ढूंढे कहां गया है ना, पैसा ढूंढा, ये तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब, आप लोग क्यों परेशान हैं ब्रॉडशीट के मामले से? कोई खौफजदा है आप लोग? क्या मसला है इसमें? क्योंकि इस मामले पे अगर ये मामला चलता है, काफी सारे और लिंक्ड इश्यूज भी हैं और वजीर आजम तो कह रहे हैं पूरी तहकीकात होनी चाहिए, किसी को इस मामले में नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें कि यकीनन फिर 3 साहब का चेयरमैन, जैसे आपके साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अमजद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज, उनका रोल भी इस हवाले से आता है। ये सारे एग्रीमेंट, डिफेक्टिव एग्रीमेंट्स हुए किस तरह? तो प्राइम मिनिस्टर तो अक्रॉस द बोर्ड इसकी बात कर रहे हैं, तो आप इससे भी नाखुश हैं कि नहीं, ये मामला आगे नहीं चलना चाहिए? नहीं, देखें, हमने ये तो कहा ही नहीं कि आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक समरी इसकी ये है जो पूरे दुनिया के सामने है कि ये ब्रॉडशीट को अपॉइंट किस लिए किया था। ब्रॉडशीट को अपॉइंट किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने तहकीकात करने के लिए कि जी के मियां नवाज शरीफ के और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के जो असासे बाहर हैं और पता नहीं $1 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, उसको वापस लाया जाए। 20 साल की कहानी है। 8 साल 9 साल तकरीबन परवेज मुशर्रफ साहब थे, 2.5 साल से इस हुकूमत को हो गए। अब भी इस हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं कि वो बाहर से जाके, अगर ये समझते हैं ना कि ब्रॉडशीट में कोई गलतियां हुई थी, तो फिर अभी कर लें, अभी 2.5 साल से कर लेते ना, अभी कर लेते। सो द बॉटम लाइन साहब मिला कुछ नहीं। अगर इजाजत दे, एक सवाल आपसे पूछूं इसी पे, तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो $20.5 मिलियन दिए, इस 21.5 में से उसमें $20.5 मिलियन नवाज शरीफ साहब के असासों के एवज दिए, जिसमें $1.5 मिलियन एवनफील्ड अपार्टमेंट में, जिसमें मियां साहब आज भी रह रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि अब हम इसकी पेनल्टी तो दे चुके हैं और अगला क्लेम हमारा है कि अब इन असासों को हम जब्त कर लेंगे बाहर के सरकार। देखें ना, असल चीज क्या थी? असल चीज क्या थी कि अभी अगर इन्होंने पैसे दिए थे ना, 17 दिसंबर को पैसे दिए थे। जी बिल्कुल। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं इस्तेमाल की। ये 2016 में आपकी हुकूमत थी, तब से लेके आखिर तक कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुई। सर, सब मेरी बात सुन लेना, मेरी तमहीद बांध लें। मैं तो पहले तो सबसे पहले ये हुकूमत वाले जवाब देना। अभी का रीसेंट इवेंट जो है, यहां से इन्होंने पैसे भेजे, स्टेट बैंक ने पैसे भेजे, किया आखिरकार किसी से अप्रूवल लिया होगा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमने वेव कर दी, वो किसी ने अप्रूव किया होगा। हमने चैलेंज ना करने का फैसला किया, वो किसी ने अप्रूव किया। और सबसे बड़ी बात अरशद, 17 दिसंबर को पैसे गए, जब तक मूसवी साहब के इंटरव्यू नहीं आए उस वक्त तक ये हुकूमत क्यों चुप थी? इतनी मोहब्बत है इनको, मियां नवाज शरीफ की वजह से पैसे दे रहे पेनल्टी, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ का नाम ना खराब हो, इसलिए हम बिल्कुल चुप करके बैठेंगे। ये बता देते, ये पूरे पिछले 2 साल इन्होंने कभी जिक्र किया था कि क्या हो रहा है? 2019 में इन्होंने जिक्र किया था कि ये मूसवी साहब के साथ क्या बात कर रहे हैं, ब्रॉडशीट के साथ क्या बातें कर रहे हैं? इन्होंने कोई ऐसी चीज बताई पूरी कौम को? कभी एक दफा भी, शहजाद अकबर तो रोज आते हैं, कभी एक दफा उन्होंने कहा अगर हमारी वजह से इस हुकूमत को इतनी मुश्किल आती? और सबसे बड़ी बात तो यह है अरशद, अगर अभी भी हमारे असासे बाहर पड़े हुए तो ढूंढ लेना, कौन से रिसोर्सेज इनके पास नहीं, अपॉइंट कर दे एक नई ब्रॉडशीट को। राइट, आपने जो चंद सवालात रेज किए, ढूंढने की कोशिश की थी, पैसे डुबो दिए पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, आपने जो सवालात रेज किए इंतहाई अहम सवालात हैं, और जो कमीशन बनाया गया और इससे पहले 3 मेंबर मिनिस्ट्रियल कमीशन था नाज़रीन, उसकी जो रिकमेंडेशन है, ये तमाम मामलात उसमें तहकीकात होने, इसमें जो नैब का किरदार है उस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। हम आपको एक्सक्लूसिवली नाज़रीन आज बता रहे हैं कि तारिक फवाद मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान में ब्रॉडशीट के नुमाइंदे थे, उनकी विटनेस स्टेटमेंट वाहिद है जो पाकिस्तान के हक में गई, और ब्रॉडशीट का क्लेम जो $550 मिलियन का था वो कम होकर $21 मिलियन पे आया इस एक स्टेटमेंट से, क्योंकि इन्होंने इसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में, और ये स्टेटमेंट भी किस स्टेज पे नैब के यूके के वकला ने इस्तेमाल करने का कहा, जब क्वांटम प्रोसीडिंग्स हो रही थी। इनिशियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में किसी वजह से क्या वजूहात थी, इनकी स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की गई, क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे थे, और इन्होंने ब्रॉडशीट की कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठाया कि ब्रॉडशीट ये काम कर ही नहीं सकती। इनकी वो ईमेल्स ऑन द रिकॉर्ड है जो क्वांटम प्रोसीडिंग में इनकी विटनेस स्टेटमेंट के साथ लगी हुई हैं, 2001 की ईमेल्स हैं, और जो उन्होंने बयान दिया वो नाज़रीन आपको बताते हैं, उसके चीदा चीदा नुकात इस बयान के जो उन्होंने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में क्वांटम की स्टेज पर दिया। आइए देखते हैं। मैं एक कारोबारी शख्स हूं और साल 2000 से 2003 तक पाकिस्तान में ब्रॉडशीट के नुमाइंदे की हैसियत से काम करता रहा। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में था
और 1993 के बाद निजी सेक्टर में चला गया। मुआहदा होने के बाद मेरा किरदार एक डाकखाने का था। ब्रॉडशीट के 3 से 4 लोग नैब के दफ्तर में ही बैठते थे और किसी का भी एसेट ट्रेसिंग का कोई तजर्बा नहीं था। इन सब का काम नैब से मालूमात और दस्तावेजात लेकर ब्रॉडशीट को भेजना था। मेरा ये ख्याल है कि मुआहदा करके ब्रॉडशीट ने जरूरत से ज्यादा काम पकड़ लिया था और ज्यादा टारगेट्स रजिस्टर कर लिए थे। वो इन सब की तहकीकात नहीं कर सकते थे। ब्रॉडशीट को इल्म था कि मुआहदे के तहत जो टारगेट वो रजिस्टर करेंगे इसमें उनको हिस्सा मिलेगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा टारगेट रजिस्टर कर लिए। मैं नैब के सामने एक मुश्किल में आ गया था क्योंकि हमें ब्रॉडशीट से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिल रही थी जिससे इल्म हो कि वो कोई काम कर रहे हैं। ब्रॉडशीट को की गई मेरी उस वक्त की ईमेल से भी इस बात का इल्म होता है कि मुझे उस वक्त भी फिक्र थी कि ब्रॉडशीट में शायद इतनी सलाहियत नहीं है। जुलाई 2000 में गजनफर सादिक अली को लिखा कि हमने शायद ब्रॉडशीट की माली और कमर्शियल सलाहियत को जांचने में बड़ी गलती की है और मैं इस बात पर शिद्दत से जोर देता हूं कि हम मजीद आगे ना बढ़ें और इस रोलर कोस्टर से बाहर निकलने का बेहतर रास्ता ढूंढें। चेरी जेम्स को ईमेल की और अपने खदशात का इजहार किया कि ब्रॉडशीट मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा और अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा और ना ही चेयरमैन नैब को अपने काम की मुकम्मल मालूमात फ्राहम कर रहा है। और शायद इस बात में कुछ सच्चाई भी है जो कि दीगर लोग कहते हैं कि ब्रॉडशीट ने कोई काम नहीं किया और वो बस हुकूमत पाकिस्तान को धोखा देते हुए उसकी मेहनत से फायदा उठाना चाह रही है। ब्रॉडशीट का यह दावा कि मंसूरुल हक से रकम ब्रॉडशीट ने हासिल की वो भी गलत है। ये भी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुआ क्योंकि उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। मुझे इस बात पर भी यकीन है कि अगर मुआहदा 2003 से आगे चलता तो भी ब्रॉडशीट कुछ रिकवर ना कर सकता और ना ही किसी और मुल्क से टारगेट पकड़ सकता क्योंकि उनकी इतनी पहुंच नहीं थी। मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूं कि नैब ने ब्रॉडशीट को मावनत फराहम नहीं की। मेरे मुताबिक नैब ने ब्रॉडशीट से कोई मालूमात नहीं छुपाई। जी नाज़रीन, और आर्बिट्रेशन अवार्ड की जो प्रोसीडिंग हुई उसमें सर एंथनी इवन ने बड़े वाज़े अल्फाज में पैराग्राफ 113 में लिखा कि द क्लेमेंट्स फेलियर टू कॉल द लेटर एज अ विटनेस कुड पॉसिबली जस्टिफाई ड्राइंग इन्फेरेंसेस अगेंस्ट द क्लेमेंट। यानी कि अगर तारिक फवाद मलिक जो कि ब्रॉडशीट के पाकिस्तान में नुमाइंदे थे, क्लेमेंट ब्रॉडशीट अगर उनको बुलाता तो ये बयान उनके खिलाफ जाता है, इसलिए ब्रॉडशीट ने उन्हें बतौर गवाह अपना नहीं बुलाया और इंटरेस्टिंगली इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया। बाकी सबका उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, सवाल जवाब भी किए। इसी हवाले से जज एंथनी इवन्स, आर्बिट्रेटर एंथनी इवन ने लिखा, रिस्पोंडेंट रिलाइड ऑन 2 विटनेस। रिस्पोंडेंट हुकूमत पाकिस्तान और नैब। फर्स्ट, तारिक फवाद मलिक whose witness statement was admitted in evidence without cross examination. Or Mr. Malik is an independent businessman who was engaged by Broadsheet as its consultant or representative in Pakistan. He said that he was doubtful even in 2000 whether Broadsheet could carry out its obligations under the Asset Recovery Agreement when so many targets were registered under it, and that in 2003 Mr. James appeared to have lost interest in it, and for a time Mr. Malik had to pay the local staff, but he had it, though Mr. James later repaid me. ये वो गवाह है जिसकी गवाही पाकिस्तान के हक में थी और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी 2016 तक इनको गवाह के तौर पे नैब ने इस्तेमाल नहीं किया। ये वो ब्रॉडशीट का नुमाइंदा था जो 2009 में पाकिस्तान को बता रहा था कि आइल ऑफ मैन में होस्टाइल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ब्रॉडशीट को टेक ओवर करने की, और अहमद बिलाल सूफी साहब को बाकायदा ईमेल लिखी गई थी और उसका ड्राफ्ट जो हमारे पास मौजूद है उसमें यह चीज मेंशन है कि होस्टाइल टेक ओवर हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान इकदामात ले। जो मिनिस्ट्रियल कमेटी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे, कौन से वकला थे, लॉ मिनिस्ट्री में कौन था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में कौन था, जिन्होंने इतने अहम विटनेस को जिसकी के पाकिस्तान के हक में गवाही थी, एविडेंसेस थी, ईमेल्स थी सारी ऑन रिकॉर्ड 2001 से लेकर 2003 तक जो कि पाकिस्तान के हक में थी, इस्तेमाल नहीं किया गया और बिलाखिर पाकिस्तान को अरबों रुपए ब्रॉडशीट को देने पड़े। इसमें बहुत से लोग ऊपर से नीचे तक मिली भगत से ब्रॉडशीट को फायदा पहुंचाते रहे। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन और वक्फे के बाद इंतहाई चंद चीजें, नून लीग को क्या मिला, पीपल्स पार्टी को क्या मिला और मौलाना फजलुर रहमान को क्या मिला, और इस्लामाबाद क्लब में मोहम्मद जुबैर साहब ने कौन सा लतीफा किसको सुनाया। एक वक्फे के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। आज पार्लिमानी पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीडीएम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ख़त्म हो चुकी है। तो क्या पीडीएम के जो जमातें कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से की कोई अलग अलग डील पकड़ ली है? नबील गबूल साहब, क्या ऐसे ही हुआ है कि कोई पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ है इसका या कि फ़ायदे सिर्फ मौलाना फजल रहमान और नून लीग को हुए हैं और वो काफ़ी लंबी फहरिस्त है उनकी? मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान कभी भी ऐसे हाथ नहीं डालते हैं जब तक उसको कहीं से आशीर्वाद नहीं मिलती है, और कहीं से मतलब जाहिर है अल्लाह के बंदे हैं, मौलाना है, और पूरी रात जाग के दुआएं मांगते हैं और अल्लाह की मेहरबानी उनके ऊपर है। क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने धरना दिया था वो कामयाब हुआ था और वो कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ था। तो जब वो कामयाब हो सकता धरना, तो ये क्यों नहीं कामयाब? यानी कि वो कामयाब हुआ था, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, जिसको कि मौलाना साहब ने खुद भी एक्नॉलेज किया था, और किन अल्फाज में एक्नॉलेज था, आइए नाज़रीन देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारे इस आज़ादी मार्च की कामयाबी है कि हमारे हलीफों को अब हुकूमत रियायतें देने पे आ गई हैं। कुछ थोड़ी सी पसपाई दिखा रही हैं हुकूमत और उनके इदारे। तो अगर आज़ादी मार्च से हमारे ही दोस्तों को कुछ रियायतें मिल रही हैं तो मैं तो उनको मुबारकबाद पेश करूँगा और इसको आज़ादी मार्च की एक जुज़वी कामयाबी से ही लेकिन कामयाबी करार दूँगा। और नाज़रीन, 2019 की ये जो जुज़वी कामयाबी थी, जमानत और जमानत के बाद बाहर जाने का मुतालबा भी मौलाना फजल रहमान साहब का था, जो कि मान लिया गया। किन अल्फाज में मुतालबा था, आइए देखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जमानत पर रहा है, इलाज में वो सहूलत, मुल्क में वो सहूलत मुहैया नहीं है, मुल्क से बाहर जाना उनके लिए नागुज़ीर है और हुकूमत इंतहाई बदअखलाक़ी के साथ उनके बाहर जाने के सफर को रोक रही है। इसलिए हमारी मुकम्मल हमदर्दी मियां नवाज शरीफ साहब, उनके खानदान और उनकी जी जुबैर साहब, आपने देखा कि धरने की 2019 की जुज़वी कामयाबी ये थी कि हुकूमत ने फिर बैठ के पूरा दिन ईसीएल से नाम हटाए और काबीना ने हाथ और पैर उठा के कहा कि जी मियां साहब को बाहर जाने दें। तो अब भी आप कोई बैकग्राउंड डील्स इस तरह की कर रहे हैं या कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है और वजीर आजम इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि पीडीएम हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड एंड कॉज? लेकिन हुकूमत तो यही चाहेगी कि वो ये तासुर दे कि पीटीएम की तहरीक नाकाम हो गई है। नाकामी और कामयाबी तो जाहिर है वक्त ही इसको बात डिटर्मिन करेगा कि जी आइंदा चंद महीनों में क्या होता है। क्या हुकूमत को ये सहारा मिल गया है कि जी अगले पूरे 5 साल मुकम्मल कर लेगी, और अगर 5 साल मुकम्मल भी कर लेगी, देखिए ये तो एश्योरेंस मिल चुकी है। आप तो जनवरी की डेट दे रहे थे, अगर आप कहते हैं मैं वो चलाता हूं, लेकिन उसको भी छोड़े। मरियम नवाज साहिबा ने आज ही कहा है कि पंजाब में हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और इन्हें 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। कहीं नहीं ये हुकूमत जा रही और आप ही की पार्टी की लीडर ये बात कह रही है, बल्कि आप खुद ही सुन ले। मेरी बात पहले तो आगे चलते हैं, बल्कि सुन ही ले। आपने किधर एतबार करना है, आप बड़े आदमी हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती ना उस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज का, नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। ये तो नया बयानिया आ गया जो पीटीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च अस्तीफे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ। पंजाब में जब इन्होंने बात की है तो अब इसके ऊपर शरारत ना कर। जी जुबैर साहब, मैं बिल्कुल शरारत नहीं कर रहा, बयानिया और कोई भी सहाफी इस पर शरारत नहीं करेगा। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज हैं कि 5 साल हम नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग भी सियासत को समझते हैं, आप भी समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, अगर कहीं से डज पड़नी थी, कोई नुकसान होना था 1-2 सीटों का, तो वो पंजाब वॉज द बैटल ग्राउंड। पंजाब में तो आप छेड़ने को तैयार ही नहीं है, तो इसका मतलब हाथ उठा लिए नून लीग ने। नहीं अरशद, लेट मी एक्सप्लेन। ये बहुत दफ़ा डिबेट हुआ है, आज नहीं बहुत अरसे से डिबेट हुआ है जब से पीएमएलएन ऑपोजिशन में आई है कि क्या पंजाब में, देखें एक तो मैं वजाहत कर दूं, पंजाब में बावजूद उस रिग्ड इलेक्शंस के और तबाही जो मचाई गई थी 2018 के इलेक्शन में, काउंटिंग तक, आरटीएस तक, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा वोट जो गिने गए थे वो पंजाब में पीएमएलएन के थे।
सबसे ज्यादा सीटें जो आई थी वो PMLN को आई थी, बावजूद उन सब चीजों के। सो हमारे पास हमेशा ये सवाल पैदा हुआ है कि पंजाब में हम क्यों नहीं कोशिश करते कि इनको हिलाएं। हमारा मकसद एक पूरे पाकिस्तान के हवाले से, सिर्फ पंजाब के हवाले से नहीं है कि पंजाब में हम हुकूमत को गिरा देंगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम इनके पीछे जो गए हैं वो पूरे ऑल पाकिस्तान के बेसिस पर गए हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा फेडरल हुकूमत गिरेगी तो पंजाब, मैं इनकी भी इनपुट ले लूं। आपने ये बयान सुना और आपकी सियासी बसीरत जो पाकिस्तान की तारीखी तनाजुर में कि हमेशा जो सेंटर पे असॉल्ट आया है, हमला हुआ है, वो पंजाब से इनिशिएट हुआ। पंजाब को तो इन्होंने किला बना दिया है PTI का, तो ये आगे चल के आप समझ रहे हैं कि अब ये भी डील लेना चाह रहे हैं कोई और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अगर आप कहेंगे मैं लिस्ट भी कर दूंगा, तो ये कोई वाइज डिसीजन है इनका कि पंजाब को सेफ रखेंगे और सेंटर में कार्रवाई करेंगे? पॉसिबल है? मेरे ख्याल में तो मैं साफ अल्फाज में कहूँगा और अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये जल्दबाजी में, और मैं समझता हूँ मरियम साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी है जो कि PDM की इस तहरीक को झटका लगेगा। इस पे मैं समझता हूँ, इस पे ये स्टेटमेंट बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट है। ये सेल्फ गोल कर दिया, अपना ही गोल खुद ही कर दिया। आई थिंक उन्होंने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि कोई सीनियर पॉलिटिशियन साइड में खड़ा हो और उन्होंने एडवाइस ये बोले, उन्होंने बस बोल दिया जिस तरह मैं भी जज्बाती होंगी उस पे। लेकिन इस तरह की बात है कि पंजाब को हम नहीं छेड़ेंगे, पंजाब को जब तक आप नहीं छेड़ेंगे तो फिर आप हुक्मरानी पाकिस्तान में कर नहीं सकते। और हुक्मरानी किसके लिए? हम आवाम के लिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पंजाब से, देखें पीपल्स पार्टी, मैं आज ओपनली ये मानता हूं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत वीक है। हम समझते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्ट्रांग है, लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं पंजाब के हवाले से, हम पंजाब को नहीं छेड़ेंगे और वसीम अकरम प्लस को, जिसके अपने MPS कहते हैं कि करप्शन जो इसके दौर में हुआ है वो कभी नहीं हुआ है, अपने MPA ने कहा है। मिलिट्री कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है हमला करने की, वो ओवर द सेंचुरीज के आप जो वीकेस्ट लिंक होता है उस पर पहले हमला करते हैं। अब आप वीकेस्ट लिंक को छोड़ रहे हैं तो फिर ये मैं समझता हूं मौलाना फजल रहमान को पूछना चाहिए मरियम साहिबा से कि ये स्टेटमेंट आपने क्यों दिया। मेरा ख्याल जज्बाती होंगी क्योंकि जो खोकर बरादरान के घर पे गई हुई थी इजहार हमदर्दी के लिए, और इजहार हमदर्दी की जो वजह है नाज़रीन वो ये कि खोकर बरादरान और खोकर फैमिली बाकायदा तौर पे इन्होंने जमानती मचलके जमा करवाए हुए मियाँ नवाज साहब के करोड़ों रुपए मालियत के। और ये आपकी स्क्रीन पे नाज़रीन जमानती मचलके इस वक्त चल रहे। 1 करोड़ रुपया मियाँ नवाज साहब का, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख 20 हजार रुपए ये एक और जमानती मचलका है। फिर मरियम बीबी के हवाले से इन्होंने जमानती मचलके जमा करवाए हुए। तो काफी सारे जमानती मचलके, हो सकता है कि मरियम बीबी भी जज्बाती हो गई हो और वहां पे ये बयान दे दिया, और जिसको नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि ये समझना पड़ेगा और मौलाना साहब को इस हवाले से पूछना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद एक इंतहाई अहम और आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कुछ देर बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात मैं भी जुबैर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो भी गवर्नर सिंध रहे। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरशद शरीफ साहब, क्या इनके भी कुत्ते प्रोटोकॉल में प्राडो में गवर्नर हाउस की गाड़ी में घूमते रहे, या आज का जो गवर्नर है वो सिर्फ अपने कुत्ते घुमा रहे? यार हमारे कुत्ते तो गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, इनके कुत्ते प्राडो में घूम रहे। आज सारा दिन वीडियो वायरल हुआ है, इसका तो ये जवाब दे। वो ये गाड़ी पहचानते हैं वीडियो में, क्योंकि बतौर साबिक गवर्नर ये गाड़ी क्या गवर्नर हाउस की है, और क्या कुत्ते प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं? बल्कि एक कुत्ते तो नहीं है इसमें, एक ही कुत्ता है, जर्मन शेपर्ड है गालबन, और काफी अच्छा नस्ली कुत्ता लग रहा है। तो ये गाड़ी पहचानते हैं आप गवर्नर हाउस की है? जी, एक तो मैं कंफर्म कर रहा हूं ये गवर्नर हाउस की गाड़ी है। दूसरी चीज जो इसको देखना चाहिए कि इसमें ना सिर्फ कि वो गवर्नर हाउस की गाड़ी में जा रहा है कुत्ता, बल्कि वो पीछे पुलिस की प्रोटोकॉल भी है। अब ये वो पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब मिसालें देते थे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर की कि वो साइकिल पर जाते हैं और प्रोटोकॉल के खिलाफ जो बातें करते थे। अभी आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में कभी आज तक आपने देखे सन 47 से लेके आज तक, ये तो एक तो वैसे भी इलीगल एक्ट है जिसकी वजाहत क्या, उनको फायर कर देना चाहिए। और इमरान खान जो मदीना की रियासत, अच्छा जुबैर साहब, आपने कहीं तहकीक की है कि ये कुत्ता जो है गार्ड डॉग ये बाकायदा सिक्योरिटी का हिस्सा है या कि किसी का पेट डॉग है? ये आपने कंफर्म किया? हो सकता है कि ये भी वो सिक्योरिटी गार्ड डॉग्स होते हैं, वो वाला जर्मन शेपर्ड ना हो? पहली बात तो ये कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर साहब पर रुक जाती है जाके।
जी? कुत्ता अगर रखा हुआ है तो उसको सैर कराने के लिए नहीं रखा, और मुझे नहीं, जब तक ये मैं गवर्नर था, साहब, तो वहाँ कोई गवर्नर कुत्ता ऐसा इस्माइल नहीं साहब था। का कुत्ता है आप कह रहे हैं? तो गवर्नर इस्माइल साहब बोल देना, बोल दें कि नहीं है। इमरान इस्माइल साहब का पूरे ये कुत्ता है पाकिस्तान आप कह में रहे वो हैं? वीडियो वायरल हुई है, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं और गवर्नर साहब चुप करके बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि जी देखें वो कुत्ता बीमार हो गया था, सुना है वो वजाहत आ रही है, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। यहाँ बंदों के पास खाने के पैसे नहीं है, इधर कुत्तों को सैर कराने के लिए पीछे पुलिस की प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। और शोर कितना मचाते थे पहले पावर में आने से पहले। अच्छा चलिए हम पूछेंगे। मुझे अभी नजर आया, एक झंडा भी नजर आया। ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी शख्सियत ने बनाई है, क्योंकि झंडा जो गाड़ी में बन रहा है, और अगर आप विजुअली एनालाइज करें तो पीपल्स पार्टी की किसी शख्सियत ने बनाई है। देखिए ये नहीं मुझे पता है किसने बनाया, लेकिन आज पूरा दिन ये नहीं, चला है, मेरे देता हूं, पास भी है, तैमूर आपके साहब पास हैं, भी है, और मिनिस्टर आपके ही हैं, चैनल में चला जिन्होंने है। बनाई है। अब ये नहीं तैमूर पता तालपुर किससे। साहब, जुबैर साहब कह रहे हैं उन्होंने बनाई है। उन्होंने क्लेम किया है, हाँ उन्होंने बनाई है। अच्छा जुबैर साहब, आप चले एक और आपसे जान लेता हूं। इस्लामाबाद क्लब में आपने कोई ब्रंच किया था, उसमें सुना है कोई लतीफे आपने अच्छे सुनाए थे, कोई हमसे भी शेयर कर लें। आवाम से कौन सा लतीफा आप शेयर करेंगे आज? एक तो मैं वजाहत कर दूं, आपने शुरू में कहा था कि आप इस्लामाबाद क्लब में एलीट लोग मेंबर होते हैं, मैं मेंबर नहीं हूं, बावजूद तो आप कैसे चले गए मेंबर नहीं है तो? इस्लामाबाद नहीं, मैं बन नहीं सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे यहाँ, सीरियसली इट्स टू एक्सपेंसिव। एलीट लोग तो आपके दोस्त हुए ना, आपके किसी दोस्त ने बुलाया था आपको वहां पे? जी मुझे दोस्त ने बनाया था, वो खुद भी मेंबर हैं क्लब के, और इनफैक्ट जिनके साथ दूसरे साहब जो थे वो भी मेंबर हैं, और एक बड़े प्लेजेंट माहौल में, एक जाहिर सी बात है जिस तरह से हमारा कल्चर है कि हम मिलते हैं, 200 लोग वहां बैठे हुए थे, उनके सामने किससे मुलाकात हुई आपकी? चीफ आर्मी चीफ के साथ, जनरल बाजवा के साथ, उनकी पूरी फैमिली। आपने लतीफा सुनाया उनको? मेरे वाइफ थी जी। आपने लतीफा सुनाया उनको? नहीं मेरा ख्याल है वो तो जो बातें यहाँ पहले मुलाकात पर इतना हंगामा हो गया, अभी लतीफा में दोहराऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा दोहराएंगे तो मेरा ख्याल है इसको इसी अब आप इधर अंदाजा इधर कर रहे हैं। नबील कबूल साहब आर्मी चीफ, माशाल्लाह वो दोस्ती का क्लेम, अजमत सईद शेख साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, वो इनके क्लास फेलो, तो नून लीग के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें जुबैर साहब का तो कोई किरदार नहीं है ना? मेरे ख्याल में जुबैर साहब जो है ना, वो एक ब्रिज बनने की कोशिश जो उन्होंने की है वो कामयाब हो गई। नबील कबूल साहब, मोहम्मद जुबैर, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतने नाज़रीन। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.